हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडीहुड। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 12th। जो बुक है हमारी फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं हम। दी वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। तो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। इट्स नॉट अ टॉपिक, मैंने ये पैराग्राफ में से देख देख के आपके लिए डिटेल्ड नोट्स बनाए हैं, उसमें से आपको सबसे इम्पॉर्टेंट समझाने जा रही हूँ अभी का। वो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू द वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वो होता है जैसे कि पीपल, जो हमारे नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन ऑफ पीपल हैं, वो कैसे इस पूरी अर्थ पे कैसे बिखरे हुए हैं या कैसे असेंबल्ड हुए हैं। कहीं ज़्यादा है पॉपुलेशन ऑफ नंबर और कहीं कम है, तो इसका मतलब हो गया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। Now our second topic is density of population. It is necessary to understand the ratio between the number of people to the size of land. तो हमें किसका रेशो समझना है? नंबर ऑफ पीपल यानी पॉपुलेशन, साइज ऑफ लैंड यानी एरिया। सो इट इज़ द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन एंड एरिया, ठीक है। और इट इज़ यूजुअली मेजर्ड इन पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। इट इज़ अ 1 मार्क क्वेश्चन ऑल्सो कि कैसे मेज़र किया जाता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को। इट मेजर्ड इन पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। एंड हमारा फिर थर्ड टॉपिक आता है फैक्टर इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को पॉपुलेशन की, वो मेनली 3। तो हमारे 3 फैक्टर हैं, उसमें से फर्स्ट है हमारा जोग्राफिकल फैक्टर। जोग्राफिकल से आप समझ ही गए होंगे, रिलेटेड टू लैंड, क्लाइमेट, बहुत सारी चीज़ें, लैंड फॉर्म। तो जोग्राफिकल जो फैक्टर है वो कंसिस्ट करता है ऑफ 4: वाटर, लैंड फॉर्म, क्लाइमेट एंड सॉइल। वाटर हमारी ह्यूमन सेटलमेंट के लिए सबसे ज़रूरी पार्ट है या एसेंशियल पार्ट है हमारा, तो इसलिए जो रिवर वैलीज़ होती हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड होती हैं। और लैंड फॉर्म चाहिए हमें बिल्कुल प्लेन, स्मूथ, जेंटल, जिस पे हम हमारी एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़, मतलब हाउसेस बना सकें। तो इसलिए इसका एग्जांपल होगा गंगा प्लेन्स भी सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है। और क्लाइमेट की बात करें, क्लाइमेट हमें कैसा चाहिए होगा, ना हार्श, ना ज़्यादा हॉट, ना ज़्यादा कोल्ड, जो हमारे लिए प्लेजेंट हो, हमारे रहने लायक हो। तो ऐसा रीजन कौन सा माना जाता है? वो है मेडिटेरियन रीजन, जिसको सबसे ज़्यादा प्लेजेंट रीजन माना जाता है फॉर द ह्यूमन सेटलमेंट। फिर है हमारा सॉइल मीन्स हमें क्या करना है, जैसे हम जहाँ रहेंगे हम अलाइड एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ डेवलप कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब हमारे पास सॉइल होगी। सॉइल होनी चाहिए हमारे पास। यहाँ तो मैंने लोमी सॉइल लिखा है, वैसे एलुवियल जो भी आपको काम आ सकती है आपके, उसमें वो होनी ज़रूरी है। तो ये सब तो हो गया जोग्राफिकल फैक्टर। तो हमारा है फिर इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर कंसिस्ट ऑफ 3: इंडस्ट्रियलाइजेशन, मिनरल्स एंड अर्बनाइजेशन। फैक्टर की बारी है जिसमें हमारा है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ हो सकता है वहाँ हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी। इकोनॉमिक मीन्स पैसों से रिलेटेड हो गया, तो जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वहाँ एम्प्लॉयमेंट होगा, पोवर्टी मिटेगी एम्प्लॉयमेंट होने से। और फिर इसका एग्जाम्पल है कोबे ओसाका रीजन ऑफ जापान। तो ये सबसे इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर हमारा है मिनरल, जहाँ मिनरल डिपॉजिट ज़्यादा होंगे वो अट्रैक्ट करेगा इंडस्ट्रीज़ को। फिर इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे आएगी तो वो अट्रैक्ट करेगा लेबर्स को, फिर लेबर भी वहाँ आके सेटल हो जाएंगे। तो वो सब प्रोसेस है। तो इसका एक एग्जांपल हो गया कतंगा, ज़ाम्बिया, कॉपर बेल्ट ऑफ अफ्रीका। तो फिर हमारा अर्बनाइजेशन है। अब अर्बनाइजेशन तो होएगा ही, जहाँ मिनरल और इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वहाँ सेमी स्किल्ड लेबर आके रहने लगेंगे और उस एरिया को क्या बना देंगे? डेंसली पॉपुलेटेड। तो अब है हमारा सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। सोशल फैक्टर में आ जाएगा हमारा जहाँ पॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं बहुत, और हमारा कल्चरल बेसिस आ जाएगा। जैसे टेंपल के लिए, मतलब कई जगह ऐसे टेंपल होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं पीपल को वहाँ आने के लिए।
तो अब इनको पढ़ते हैं और आपको समझाती हूँ मैं। अट्रैक्ट पीपल ड्यू टू देयर रिलीजियस सिग्निफिकेंस, ये तो हो गया कल्चरल का, जो अट्रैक्ट करता है पीपल को, क्यों अट्रैक्ट करता है, उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए। और सोशल हो गया हमारा, people tend to move away from the places where there is social and political unrest, और people वहाँ नहीं जाना चाहते या जाना चाहते हैं, दो रीज़न हो सकते हैं, जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, जहाँ पॉलिटिक्स ज़्यादा होती है, कई रीजन्स में होता है, कहीं ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है तो लोगों को इंटरेस्ट होता है, तो वो या तो वहाँ से नहीं, या तो जाते हैं या नहीं वहाँ से आ जाते हैं इस वजह से। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज एक ही है, प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। द पॉपुलेशन ग्रोथ रिफर्स टू द चेंज इन नंबर ऑफ इनहैबिटेंट ऑफ अ टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? चेंज होना, नंबर ऑफ इनहैबिटेंट मतलब जो उस टेरिटरी के अंदर जो पीपल रह रहे हैं उनके अंदर चेंज होना। चेंज किस प्रकार से हो सकता है? या तो माइग्रेशन से हो सकता है, बर्थ रेट से हो सकता है, या डेथ रेट से हो सकता है। तो किसी भी प्रकार का चेंज होगा रहने वाले उस एरिया में जहाँ पीपल रहते हैं, या तो उसमें ज़्यादा बढ़ाव होगा, घटाव होगा, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर होगा ये सब, उसको क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन ग्रोथ। ये जो चेंज होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकता है, और इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट एंड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द रीजन। जहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है वहाँ ये मतलब हो सकता है वो या तो वो एरिया इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो रहा है, या सोशल अपलिफ्टमेंट आ रहा है उधर, हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड अच्छा है उस रीजन का, इसलिए वहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। तो इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? इन परसेंटेज। पॉपुलेशन ग्रोथ अब इन तीन चीज़ों पे और पड़ता है फ़र्क पॉपुलेशन ग्रोथ का, जो कि है नेचुरल ग्रोथ, पॉजिटिव ग्रोथ एंड नेगेटिव ग्रोथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम नेचुरल ग्रोथ की। नेचुरल ग्रोथ का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ इन अ पॉपुलेशन इंक्रीज्ड इन अ पर्टिकुलर रीजन। नेचुरल ग्रोथ का मतलब क्या होता है? बर्थ और डेथ के बीच में डिफरेंस जो निकल कर आएगा, इनके डिफरेंस से, वो होगा नेचुरल ग्रोथ। तो अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिव ग्रोथ। पॉजिटिव ग्रोथ व्हेन द बर्थ रेट इज़ मोर देन द डेथ रेट। पॉजिटिव से पता ही लग रहा है आपको, जब बर्थ रेट ज़्यादा होगी, तब जब बर्थ रेट ज़्यादा होगी डेथ रेट से, तो वो क्या कहलाएगी? पॉजिटिव ग्रोथ। ये भी बिटवीन स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड या 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम के बीच में होती है। अब है हमारा नेगेटिव ग्रोथ। नेगेटिव ग्रोथ का मतलब होता है जहाँ पॉपुलेशन है जो डिक्रीज़ हो रही है इन टर्म ऑफ हाई डेथ रेट। पॉपुलेशन क्यों डिक्रीज़ हो रही है? या तो जहाँ डेथ रेट ज़्यादा हो रही है इस वजह से रिड्यूस हो रही है पॉपुलेशन, या तो पीपल वहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं टू दी अदर कंट्रीज़, बिकॉज पीपल आर माइग्रेटिंग टू दी अदर कंट्रीज़, दिस विल कॉज द नेगेटिव ग्रोथ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज और पॉपुलेशन ग्रोथ, दोनों ही एक ही बात है। इसके 3 कंपोनेंट है। फर्स्ट है बर्थ रेट, सेकंड है डेथ रेट, और थर्ड है हमारा माइग्रेशन, जो कि हम पहले पढ़ने जा रहे हैं बर्थ रेट। तो चलिए चालू करते हैं बर्थ रेट को। बर्थ रेट, इट इज़ कैलकुलेटेड इन CBR। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ CBR? CBR का फुल फॉर्म है क्रूड बर्थ रेट। अब बर्थ रेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? CBR की मदद से, जिसका फुल फॉर्म है क्रूड बर्थ रेट। अब क्रूड बर्थ रेट क्या है? इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द लाइव नंबर ऑफ बर्थ इन अ ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। ये हमें बताता है कि कितना, मतलब कितने लोग बढ़े हैं, कितने लोगों का बर्थ हुआ है एक साल के अंदर। इन अ ईयर बोला है, मतलब एक साल के अंदर कितने लोगों का जन्म हुआ है पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन से उसको निकालेंगे। तो ये क्रूड बर्थ रेट का फॉर्मूला है B/P इंटू 1000। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया क्रूड बर्थ रेट का। अब हमारा सेकंड है डेथ रेट। डेथ रेट, इट इज़ कैलकुलेटेड इन CDR। CDR का फुल फॉर्म होगा क्रूड डेथ रेट। इट इज़ येट सिमिलर टू CBR, बस डेथ आ जाएगा बर्थ की जगह।
It is expressed as live number of death in a year per 1,000 of population. ये भी हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? डेथ के बारे में. इन अ ईयर, एक साल के अंदर कितनी डेथ हुई है उस हिसाब से हमको इन्फॉर्मेशन देगा और इसको कैलकुलेट करेंगे अपन D/P इंटू 1000. ये इसका फॉर्मूला है. अब आता है हमारा माइग्रेशन. माइग्रेशन जो हमारा पहले था छोटी क्लास में जो हम पढ़ते थे, पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, अब वो नहीं रहा है. अब 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से आ गया है. माइग्रेशन होता है दो, मतलब कंसिस्ट ऑफ दो करता है ये, प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन. इन दोनों को प्लस करके हमारा क्या बनेगा? माइग्रेशन. When the people move from one place to another, the place they move from is called place of origin. जब people एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और जहाँ से वो जा रहे हैं वो है place of origin, और जहाँ वो जाएंगे वो है place of destination. And the place they move to is called place of destination. जो माइग्रेशन है वो हमारा कैसा हो सकता है? सीजनल हो सकता है, टेम्पररी हो सकता है, या परमानेंट भी हो सकता है. इट टेक प्लेस इन 4 स्ट्रीम. जो माइग्रेशन है हमारा कितने स्ट्रीम में होता है? 4 स्ट्रीम. RR का मतलब है रूलर टू रूलर, और अर्बन टू रूलर, और रूलर टू अर्बन, और अर्बन टू अर्बन. इन 4 तरह की स्ट्रीम में ये इनका वो होता है, माइग्रेशन टेक प्लेस करता है इन 4 तरह की स्ट्रीम में. माइग्रेशन और 2 चीज़ों को कंसिस्ट करता है जो कि है इम माइग्रेंट्स और ई माइग्रेंट्स. अब इम माइग्रेंट्स क्या होता है? इम से आपको पता लग रहा है, इम तो थोड़ा डिफरेंट है लेकिन फिर भी इम से पता लग रहा है इन होना कोई. माइग्रेंट हु मूव इन टू अ न्यू प्लेस इज कॉल्ड इम माइग्रेंट्स. ई माइग्रेंट्स मीन्स आउट होना कोई चीज़ से. माइग्रेंट हु मूव आउट अ प्लेस. सिमिलरली मतलब सेम है दोनों, आप कर सकते हैं लेकिन ये पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में. अब हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन. फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन, इट कंसिस्ट ऑफ 2, पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर. पुश तो आपको पता है ये धक्का देना, पुल मतलब खींचना खुद की तरफ. तो हम पहले पढ़ने जा रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है पुश और पुल में. पुश फैक्टर क्या होता है? फैक्टर दैट मेक्स द प्लेस ऑफ ओरिजिन सीम्स लेस अट्रैक्टिव फॉर ह्यूमन सेटलमेंट. पुश फैक्टर का मतलब होता है जहाँ से हम जा रहे हैं हमारी क्या वजह रही है, वो हमारे लिए अच्छी नहीं रही जगह. इन कैसे टर्म्स में अच्छी नहीं रही? वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, तो वो ह्यूमन सेटलमेंट के लिए लेस अट्रैक्टिव हो जाती है वो जगह, और वो उसको पुश फैक्टर लगता है. तो अब हम पढ़ेंगे पुल फैक्टर. द फैक्टर दैट मेक्स द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन सीम्स मोर अट्रैक्टिव फॉर ह्यूमन सेटलमेंट. अब जहाँ हम जा रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो हमें अट्रैक्ट कर रहा है. क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? उसके कुछ रीज़न है जो कि है बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी या प्लीजेंट क्लाइमेट हो सकता है, जो कि मोर अट्रैक्टिव है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए. तो इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हमें बताता है, प्रिडिक्ट कर सकता है या डिस्क्राइब कर सकता है फ्यूचर पॉपुलेशन को, किसी भी एरिया की फ्यूचर पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट कर सकता है. ये थ्योरी हमको बताती है किसी भी रीजन की हाई बर्थ से लेके हाई डेथ या लो बर्थ से लेके लो डेथ तक की पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकता है हमको फ्यूचर पॉपुलेशन में क्या होने वाला है आगे. जैसे कि सोसाइटी प्रोग्रेस कर सकती है रूरल एग्रीगेशन से अर्बन इंडस्ट्रियल में. इस ट्रांजिशन को हम क्या बोल रहे हैं? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. ये ट्रांजिशन किस तरह होते हैं? ये स्टेजेस में होते हैं. तो अब हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेज की. फर्स्ट स्टेज हैज़ हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टिलिटी. जो फर्स्ट स्टेज थी उसमें दोनों ही थी, हाई फर्टिलिटी भी थी या हाई मोर्टिलिटी. हाई फर्टिलिटी मीन्स हाई बर्थ रेट भी थी और हाई डेथ रेट भी थी. हाई बर्थ रेट क्यों थी? बिकॉज पीपल रिप्रोड्यूस मोर टू कंपनसेट फॉर द डेथ ड्यू टू द एपिडेमिक्स एंड वेरिएबल फूड सप्लाई. फर्टिलिटी उस टाइम पे इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि उस समय डेथ भी ज़्यादा हो रही थी, और डेथ को बैलेंस करने के लिए लोग ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते थे और उस समय बच्चे ज़्यादा पैदा होते थे. वो ऐसा समझते थे कि हम कंपनसेट कर रहे हैं फॉर दी डेथ, जो कि डेथ क्यों हुई थी? ड्यू टू दी एपिडेमिक्स और वेरिएबल फूड सप्लाई. फूड के कंजप्शन की वजह से और एपिडेमिक की वजह से डेथ हुई थी. और जो उस टाइम के पीपल थे वो किस में एंगेज थे? एग्रीकल्चर एक्टिविटी यानी प्राइमरी एक्टिविटी में एंगेज थे पीपल. और उस टाइम जो पीपल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी लो थी, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी थी और लोग इलिटरेट थे. तो 200 साल पहले जो हमारी पूरी कंट्री या वर्ल्ड थी वो इसी स्टेज पे थी. तो अब हम बात करेंगे हमारी सेकंड स्टेज की. जो फर्टिलिटी थी रिमेन्स हाई इन द बिगनिंग. जो फर्टिलिटी थी वो हाई थी बिगनिंग में, लेकिन डिक्लाइन होने लग गई विद द टाइम. शुरू में तो ज़्यादा रही लेकिन बीच में मतलब बीच में क्या लास्ट में जाके डिक्लाइन ही हो गई टाइम के साथ. और इसके साथ क्या हुआ? रिड्यूस हुआ मोर्टेलिटी रेट. और इसके साथ साथ ही क्या हुआ? एक तो फर्टिलिटी रेट तो जो थी वो हाई थी लेकिन वो भी डिक्लाइन हो गई, और उसके साथ धीरे धीरे जो डेथ रेट थी वो भी धीरे धीरे डिक्लाइन हो गई. और ये क्यों डिक्लाइन है? क्योंकि जो इम्प्रूवमेंट आया था सैनिटेशन और हेल्थ में, उसकी वजह से ये चीज़ें
डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो गई सेकंड स्टेज में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड स्टेज, और इसमें जो था जो फर्टिलिटी और मोर्टिलिटी, तो बिल्कुल ही इसमें तो डिक्लाइन ही हो गई थी, बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। ना ज़्यादा फर्टिलिटी हो रही थी, ना ज़्यादा मोर्टिलिटी, ना ज़्यादा बर्थ रेट थी, ना ज़्यादा डेथ रेट, दोनों ही डिक्लाइन हो गई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो पॉपुलेशन स्टेबल है, या तो स्टेबल मीन्स सेम है, या तो बिल्कुल बढ़ ही नहीं रही, अगर बढ़ रही है तो बहुत स्लोली ग्रो हो रही है, या तो स्टेबल है या ग्रो हो रही है स्लोली। जो पॉपुलेशन थी थर्ड स्टेज में क्या हो गई थी, अर्बनाइज्ड हो गई थी, सिटीज़ डेवलप हो गई थी, विलेज में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई थी, हाई टेक्निकल नोन एंड हाउ हो गया था, और लोग हो गए थे लिटरेट, हो गए थे पढ़े लिखे हो गए थे लोग। और ये है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का डायग्राम, जो कि मुझे बुक में थोड़ा हार्ड लगा, तो मैंने इसको थोड़ा सिंपल करके यहाँ पे बना दिया, जो कि आपको हेल्प हो सकती है इससे। तो अगर ये पूछा जाए तो ज़रूर ये डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाने से सीधे सीधे मार्क्स मिलते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अपना कमेंट्स में। सो मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके जल्दी ही आऊँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।